जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है, ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल सदैव तत्पर रहती है आर्मी रिक्रूटमेंट को लेकर, चाहे वो हो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, अग्निवीर, वेटनरी या फिर फार्मा। ये सारे ट्रेड के लिए बेहतरीन सेवा उपलब्ध है जो कि आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर को सारे स्टेप को रूबरू निखार के देगी आपको, जिसमें आपको सिलेक्शन में एक बूस्टअप ला सकती है। तो आज के इस वीडियो लाया हूँ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि मॉडल पेपर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। जो भी भाइयों इस 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन अच्छे से करेंगे, अच्छे से वीडियो को देखेंगे, उनका सिलेक्शन पक्का है। तो बिना डिले किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपने देखा है, ऑटोफैगी का अर्थ क्या है, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और आपको पता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में मिलेंगे जैसे ऑटोफैगी का अर्थ क्या है। ऑटोफैगी मीन्स इससे रिलेटेड आर्मी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटोफैगी का अर्थ क्या है। ऑटोफैगी का अर्थ जैसे कि आप सबको पता है, ऑटोफैगी होता है क्या, ऑटोफैगी होता है जैसे कोशिका के खराब अंगों को नष्ट करके ऊर्जा जो एनर्जी जो प्रोवाइड करती है उसको ऑटोफैगी बोलते हैं। तो ऑटोफैगी का अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑटोफैगी का अर्थ क्या है, तो ऑटोफैगी का अर्थ क्या है, स्वयं पाचन, यानी कि सेल्फ डाइजेशन। ये क्या करता है कि ऑटोफैगी का मतलब ये होता है कि खराब अंगों को नष्ट कर देता है और उसी को मतलब सेल्फ डाइजेस्ट करके फिर से एक नया एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ये होता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑटोफैगी कब अधिक होती है। तो ऑटोफैगी अधिक कब होगी, जब भूख या तनाव की अवस्था में ऑटोफैगी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये है, इस कंडीशन में ऑटोफैगी काफ़ी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो इससे क्वेश्चन ऑटोफैगी मीन्स क्या है, सेल्फ डाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूख या तनाव में इसका ऑटोफैगी का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, ऑटोफैगी का महत्व क्या है। तो एक कोशिका को खराब अंगों को नष्ट करके ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन से। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन से 3-3 क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप सब प्लीज़ बने रहें वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के जड़ों के नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है। जो पौधों की जड़ें होती है उसके नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है, तो उसके नोड्यूल्स में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो पौधों की जड़ों के नोड्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये होता है। फिर इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि राइजोबियम पौधे को कैसे लाभ देता है। ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पौधों को कैसे लाभ देता है। तो ये लाभ कैसे देता है ये मैं बताता हूँ। जैसे कि राइजोबियम जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके रखता है। जो पौधे की जो जड़ में होती है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को वायुमंडल के में जितने जो 78% जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन होते हैं उसको एक एटमॉस्फेयर से फिक्स करके रख देती है ताकि इसको ग्रोथ में काफ़ी लाभ मिल सके। ये होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, मतलब N2 का उपयोग यौगिकों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि N2 जो होता है नाइट्रोजन को उपयोगी और यौगिक में बदलना होता है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन को स्थिरीकरण किया जाता है। तो ये थे
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोल ऑफ फिब्रिनोजेन, यानी कि फिब्रिनोजेन का कार्य क्या है। तो आप सबको पता है कि फिब्रिनोजेन का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना किसका काम होता है, वो फिब्रिनोजेन का है, ठीक है। इससे अल्टरनेट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि रक्त का थक्का बनने का प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे कहीं पे ये समझो कि ब्लड वेसल्स है, मान कि इससे कहीं कट गया, ठीक है, बाहर हाथ या पैर से कहीं से यहाँ कट गया, ठीक है, यहाँ ब्लड आने लगा, तो यहाँ पे जो क्लोट होता है, यहाँ पे जो कभी कुछ देर में देखोगे कि आप ब्लड रुक जाती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ देर में ब्लड रुक जाती है। तो ब्लड जो रुक जाती है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया है कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या, रक्त जमाव, रक्त जमाव, ठीक है, ये बोलते हैं रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को। ते है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फाइब्रिनोजेन किस प्रकार का प्रोटीन है। तो क्या है, फाइब्रिनोजेन किस प्रकार का प्रोटीन है, वो प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं नर्सिंग में और क्लर्क में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन क्या है, तो क्रोमैटिन क्या है, जो डीएनए और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आया है एक बार कि क्रोमैटिन, क्रोमैटिन और क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमैटिन और क्रोमोजोम में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे क्रोमैटिन और क्रोमोजोम में क्या डिफरेंट है, तो बता सकते हैं कि क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन होता है वो ढीला होता है, ठीक है, ढीला होता है, और क्रोमोजोम होता है वो सघन होता है, ठीक है, यानी डेंस होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये आंसर उसका होगा कि क्रोमैटिन ढीला होता है और क्रोमोजोम जो होता है वो सघन होता है, यानी कंडेंस्ड होता है, ठीक है। तो ये है, तो ये क्वेश्चन भी आए हैं, क्रोमैटिन और क्रोमोजोम का अंतर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्रोमैटिन कब दिखता है। क्रोमैटिन, सॉरी, जो क्रोमैटिन है वो कब दिखता है, ठीक है, तो कब दिखता है, वो इंटरफेज में दिखता है, इंटरफेज, ठीक है, सॉरी, इंटरफेज, इंटरफेज में, ठीक है। क्रोमैटिन कब दिखता है, वो इंटरफेज में दिखता है, ठीक है। तो यह है आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वास्कुलर बंडल में क्या होता है। जो वास्कुलर बंडल होता है वो क्या होता है उसमें, तो वास्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जाइलम है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है पौधों में, और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है पौधों में, ठीक है। तो ये होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि वास्कुलर बंडल में क्या होता है, तो वास्कुलर बंडल में होता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं वास्कुलर बंडल में, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, इससे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि जाइलम का क्या कार्य है। जो जाइलम है ये क्या कार्य है, तो इसमें बता सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जैसा कि मैंने अभी बताया।
जल और खनिज का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये होते इसका आंसर होंगे। फिर चलते, इससे 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे वास्कुलर बंडल में क्या होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन वर्क क्या है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होंगे। हाँ, फिर फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, मैंने पहले भी CSF का बताया था कि CSF के बारे में काफ़ी 4-5 क्वेश्चन बताया था मैंने कि CSF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बताया था मैंने। तो हाँ, क्वेश्चन क्या है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, जो हमारे बॉडी में जो सर जो हेड होते हैं, हेड जो होते हैं, कहीं पर अगर इन केस RTA हो जाता है, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई भी गिर जाता है, तो जो हेड में चोट लगता है, शॉक लगता है, एक चोट जो झटका लगता है, तो उसको जो शॉक को जो एब्जॉर्ब करता है, उसका काम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। ये शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जो झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और हेड को जो इंटरनल ऑर्गन्स है हेड में, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये होता है CSF का कार्य, मुख्य कार्य यही है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। फिर इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि CSF कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है कि ब्रेन में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में CSF पाया जाता है। ठीक है, और CSF का कार्य क्या है, वो झटकों को सुरक्षित करता है, झटकों से सुरक्षित करता है, यही इसका कार्य है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि CSF का फुल फॉर्म क्या है, तो CSF का फुल फॉर्म बिल्कुल बाय स्पेलिंग देख लेना आप सभी लोग, क्योंकि काफ़ी बार इससे जस्ट एक माइनर चेंजेस करके दे देगा, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अच्छे से इसको आप देख लेना ताकि आप बिल्कुल मेमोराइज कर सके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस, जो सेल्स का जो न्यूक्लियस होते हैं, सेल्स का न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक। ठीक है, जो सेल्स का नाभिक होते हैं न्यूक्लियस, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि, हाँ, क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा RNA बनता है। आप सबको पता ही होगा कि RNA और DNA ये जो सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था RNA और DNA के बारे में और इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है नाभिक में, न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे एक RNA बनता है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे एक RNA बनता है, तो वो किस टाइप का RNA है, तो RNA भी काफ़ी टाइप का होता है, यानी कि ये जो बनता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो यहाँ पे mRNA बनता है। तो M का फुल, जैसे RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, M का फुल फॉर्म क्या होगा, M का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर, ये क्या करता है, मैसेज को पास करता है। ठीक है, मैसेज को पास करता है, तो इसी का mRNA इसमें बनते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे कि इसमें आवश्यक जो एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो नीडेड होते हैं एंजाइम्स, वो कौन सा एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स होते हैं RNA पॉलीमेरेज। ठीक है, RNA पॉलीमेरेज। ठीक है, तो ये एंजाइम्स यहाँ पे आवश्यक होते हैं ट्रांसक्रिप्शन जब होते हैं न्यूक्लियस में, तो ठीक है, ये क्वेश्चन
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि पौधे में प्लेसेंटा का अर्थ है, मतलब प्लेसेंटा का अर्थ क्या है? जो प्लांट्स में प्लेसेंटा का अर्थ है ओव्यूल अटैचमेंट साइड, यानी कि बीजांड जोड़ने का स्थान होता है। ठीक है, ये होता है पौधे में प्लेसेंटा का अर्थ। ठीक है, फिर क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि पौधे में प्लेसेंटा का कार्य क्या है। तो पौधों में जो प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? जो बीजांड होते हैं, यानी कि बीजांड मतलब क्या होता है? ओव्यूल। तो जो ओव्यूल होता है उसी को ये अटैचमेंट करके रखता है ताकि वो उसका मोमेंट ना हो। ठीक है, यानी उस पौधों के लिए एक मतलब अच्छा हो सके, जिसको जो बीजांड होता है ओव्यूल होता है उसको अटैच करके रखता है। कौन अटैच करके रखता है? प्लेसेंटा। तो इसका यही कार्य होता है। फिर बता सकते, क्वेश्चन आ सकता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड कहाँ जुड़ा होता है? बीजांड जुड़ा होता है प्लेसेंटा में। ठीक है, ये है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप, और समझना भी है क्योंकि बायोलॉजी के काफ़ी डीप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ आप मत करना, क्योंकि मेन यही है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिन्होंने अच्छा से सॉल्यूशन किया उनका रिजल्ट 100% होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोजन कहाँ पे संग्रहित होती है, मतलब ग्लाइकोजन इज स्टोर इन विच ऑर्गेन और इन विच साइट्स। ठीक है, तो ग्लाइकोजन कहाँ पे संग्रहित होगी? हो जो लीवर एंड मसल्स होते हैं वहाँ पे ग्लाइकोजन का संग्रहित होता है, लेकिन मेनली कहाँ पे होता है? मेनली होता है लीवर में, ये होता है मेनली। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन के बारे में। तो जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ जाकर वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल चुके हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर मॉडल पेपर। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके, ज्वाइन आर्मी पे विजिट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन है, वो सारे मैंने MCQ क्वेश्चन को मेंशन किया हूँ। तो ये है। फिर चलते हैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ कि ग्लाइकोजन कहाँ पे संग्रहित होती है? वो लीवर एंड मसल्स में होती है, लेकिन मोस्टली लीवर में होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ग्लाइकोजन नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो रेगुलेट करता है, ग्लाइकोजन को जो रेगुलेट करता है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? वो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन बोलते हैं वो हार्मोन को जो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, सॉरी ग्लाइकोजन को जो संग्रहित ये करता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन कि ग्लाइकोजन नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो इंसुलिन और ग्लूकागोन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? वो यकृत व मांसपेशियों में होता है, यानी कि लीवर एंड मसल्स में होता है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्लाइकोजन कब टूटता है? ग्लाइकोजन कब टूटता है? तो जब ऊर्जा की ज़रूरी होगी बॉडी में, जैसे कि ऊर्जा की ज़रूरी होगा जब बॉडी में, ऊर्जा की जब ज़रूरी होगा, ऊर्जा की जब ज़रूरत होगा बॉडी में तो ग्लाइकोजन टूटेगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन, इसका अर्थ क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या है? आप सबके लिए ये काफ़ी नया क्वेश्चन होंगे कि सिग्नल और ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या है। तो एक कोशिकाओं के बीच संचार, जो दो कोशिका हो या फिर दो से अधिक जो है, तो उसमें क्या करता है? एक कम्युनिकेशन का एक हेल्प करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही देखकर लग रहा है कि ये सेल को कम्युनिकेशन के बीच में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन मीन्स क्या होता है?
तो क्या होगा आंसर, सेल को कम्युनिकेशन के बीच संचार को, मतलब सेल कोशिकाओं के बीच का संचार का एक उपकरण है। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है घुमाकर कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्यों आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका संचार के लिए, बता सकते हैं, कोशिका संचार के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर क्या होता है, तो एक संकेत होता है, यानी कि सिग्नल, संकेत ग्रहण करने वाला एक प्रोटीन होता है। ठीक है, संकेत को ग्रहण करने वाला एक टाइप्स का और प्रोटीन है, ये होता है। ठीक थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइटो हार्मोन नियंत्रित करते हैं, यानी कि फाइटो हार्मोन्स क्या कंट्रोल करता है, वो विकास व वृद्धि को कंट्रोल करता है, ये होते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा ना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या है, हाँ, ये जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो है ये फाइटो हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या है, फाइटो हार्मोन है। तो फाइटो हार्मोन्स का कंट्रोल क्या है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वृद्धि और विकास में हेल्प करता है। तो ये होता है ऑक्सिन और जिब्रेलिन का कार्य। ठीक है, तो इससे एक और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर पूछ दिया कि ऑक्सिन का या फिर जिब्रेलिन का क्या कार्य है, तो बता सकते हैं कि कोशिका को वृद्धि में, कोशिका को, ठीक है, कोशिका को वृद्धि में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाए, ये आंसर हो जाएंगे। अगर ऑक्सिन और जिब्रेलिन का क्या कार्य है, तो कोशिका की वृद्धि में हेल्प करता है, ये इसका आंसर हो जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरफेरॉन हेल्प इन, मतलब इंटरफेरॉन किस में सहायक है, किस में हेल्प करता है वो, तो इंटरफेरॉन क्या है, वायरस की रक्षा, जो वायरस से रक्षा करता है वो, उसका काम ही, सॉरी, इंटरफेरॉन का काम ही है कि वो वायरस से रक्षा कराएगा। ठीक है, डिफेंस फ्रॉम वायरस, ये होता है। इससे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि इंटरफेरॉन किस प्रतिरक्षा से जुड़ा है। तो आप लोग कभी सुने होंगे जन्मजात, जो जन्मजात होते हैं, यानी कि इनेट, इनेट भी बोलते हैं, इनेट जो होता है, इनेट इम्यूनिटी, जो जन्मजात होते हैं, जन्मजात, जन्मजात क्या होता है, जन्मजात यानी कि इनेट इम्यूनिटी, जो इंटरफेरॉन जो होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि इंटरफेरॉन किस प्रतिरक्षा से जुड़ा है, तो क्या होगा, जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा से जुड़ा होता है। ठीक है, ये होगा। फिर क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि इंटरफेरॉन किससे रक्षा करता है, तो वायरस से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये बस इतना ही है क्वेश्चन। बाकी क्योंकि इंटरफेरॉन किससे सहायक है, इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि वायरल फ्रॉम डिफेंस, सॉरी, डिफेंस फ्रॉम वायरस। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, वो राइबोसोम में होता है। ठीक है,
राइबोसोम में क्या होता है? ट्रांसलेशन। फिर क्वेश्चन इससे क्या आ सकते हैं कि एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल कैसे जुड़ते हैं, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसलेशन के थ्रू। कि एमिनो अम्ल से जो मैं जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो बताता हूँ, जो क्वेश्चन आया फर्स्ट, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो क्या है, उसी के टॉपिक के रिलेटेड बता रहा हूँ जो कि आर्मी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो अम्ल जो होता है वो कैसे जुड़े होते हैं? तो एमिनो अम्ल जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, ये होता है। फिर इससे क्वेश्चन आ सकता है कि टीआरएनए का कार्य क्या है? टीआरएनए का कार्य क्या है? तो हम आंसर में क्या होगा? एमिनो अम्ल को लाना होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो अम्ल। टीआरएनए का क्या कार्य है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा पेप्टाइड बॉन्ड का, उसको एमिनो अम्ल का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इसी के थ्रू होगा, टीआरएनए के थ्रू। तो जाकर ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम में, तो इसमें हेल्प करता है। तो ये है क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जाइलम एलिमेंट्स आर, मतलब जाइलम के तत्व हैं, वो कौन सी तत्व हैं? वो ट्रैकिड व वाहिकाएँ, यानी कि ट्रैकिड एंड वेसल्स, ये क्या है? जाइलम के तत्व हैं। ठीक है, ये है। फिर इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे इसी टॉपिक रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरफेरॉन किस प्रतिरक्षा से जुड़ा है? इंटरफेरॉन जो होता है वो, ये तो पुराने क्वेश्चन है। हाँ, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जाइलम एलिमेंट से अगर क्वेश्चन मैं करूँ तो इससे आ सकते हैं कि ट्रैकिड व वाहिकाएँ में अंतर क्या है? ठीक है, ट्रैकिड एंड वाहिकाएँ में अंतर क्या है? तो ट्रैकिड क्या होता है? ट्रैकिड होता है पतला होता है और वाहिकाएँ होता है चौड़ी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, पतला एंड, मतलब जो ट्रैकिड होते हैं वो पतला होता है और वाहिकाएँ जो होती हैं चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये होता है इसमें अंतर। इसी से एक क्वेश्चन आया था आर्मी का जीडी में, और ये 2014 का क्वेश्चन था कि जल किस दिशा में जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि जल किस दिशा में जाता है? तो वो जड़ से पत्ती के थ्रू जाता है। ठीक है, ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन का उदाहरण क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन का उदाहरण क्या है? वो है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, जब हम लोग होल ब्लड है, मान ली कि पूरा ब्लड है, उससे आरबीसी सेल और प्लाज्मा को निकालेंगे तो जो ऊपर में जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, जब हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे, तो ऊपर में जो आएंगे वो प्लाज्मा होंगे और नीचे क्या हो जाएगा? सेल। ठीक है, तो ये इसी में होगा एल्ब्यूमिन, ये होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता दूँ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है? जो एल्ब्यूमिन है इसका क्या कार्य है? तो वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? एल्ब्यूमिन। ठीक है,
फिर इससे और क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्लोबुलिन का संबंध किससे है। तो जो एक होता है, दो प्रोटीन होते हैं, एक एल्बुमिन होता है, एक ग्लोबुलिन होता है। क्या? ग्लोबुलिन। ठीक है। तो जो ग्लोबुलिन होता है, तो जो ग्लोबुलिन होता है उस किससे संबंधित होता है? तो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है वो ग्लोबुलिन से होता है। ठीक है, ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। यहाँ से क्या होता है? केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या है? लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? सबको पता होना चाहिए कि लोहे का रासायनिक चिन्ह फेरस। ठीक है, एफी होता है लोहे का रासायनिक चिन्ह। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था जीडी में 3 साल पहले कि इसका, जैसे कि ये है आयरन है, तो आयरन का परमाणु संख्या क्या है? एटम्स नंबर क्या है? वो 26 है। एटम्स नंबर कितना है? 26। ठीक है, ये। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? सेकंड क्वेश्चन बनेगा जंग क्यों लगती है, जो कि मैंने काफ़ी बार बताया। और ये जो क्वेश्चन है जंग क्यों लगती है, न जाने कई बार पूछा गया है जीडी के क्वेश्चन में। तो आप बिल्कुल ये सोए मत रहो, ये क्वेश्चन आ भी सकती है। इसके बारे में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप जान लो। ठीक है, तो जंग क्यों लगती है? जंग क्यों लगती है? तो जो जंग लगती है, जब जो आयरन होता है, तो आयरन में जब ऑक्सीजन एक रिएक्शन करता है, ठीक है, रिएक्शन करता है, उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, इसी कारण जंग लग जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आई है, तो आप बिल्कुल अपने जहन में रखो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतरे में कौन सा अम्ल होता है? संतरे में कौन सा अम्ल होता है? मैंने काफ़ी बार बताया है, संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल, यानी कि साइट्रिक अम्ल। ठीक है, काफ़ी बार मैंने बताया हूँ। फिर इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अम्ल का प्रकार क्या है? जो साइट्रिक अम्ल है उसका टाइप्स कौन सा है? मतलब वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो यह क्या होगा? वीक एसिड होगा। वीक एसिड किसको बोलेंगे? जो बहुत कम लेवल में जिसका पीएच वैल्यू होगा वो होगा वीक एसिड। ठीक है, अगर पूछ दिया कि जो सिट्रिक एसिड है उसका यूज कहाँ पे होता है, तो क्या होगा? वो यूज होगा वो फूड इंडस्ट्री। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में उसका यूज होगा। ठीक है, ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य पैकेट सुरक्षित रहने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? खाद्य पैकेट को जो सुरक्षित रखने के लिए जो यूज करते हैं वो नाइट्रोजन गैस को यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नाइट्रोजन गैस
निष्क्रिय क्यों है, मतलब निष्क्रिय क्यों है, ये जो है ये गैस जो है ये निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस के ग्रुप में आती है। तो यह निष्क्रिय क्यों है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, मतलब कम प्रतिक्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, यानी कि कम प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, ये इसीलिए निष्क्रिय गैस में आते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि खाद्य पैकेट को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस यूज होते हैं। ठीक है, तो ये यूज होता है नाइट्रोजन गैस। तो ये भोजन को सुरक्षित कैसे रखता है, तो जो मान लीजिए कि कभी चिप्स का पैकेट है, सपोज दैट ये चिप्स का पैकेट है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये चिप्स का पैकेट है, इसमें चिप्स है, इसमें चिप्स रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, खाद्य पैकेट हो गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस इसमें यूज होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस यूज होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये खराब ना हो। तो ये खराब कैसे होता है, मान कि नाइट्रोजन गैस इसमें नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस सपोज दैट इसमें नहीं डाला, तो ये खराब कैसे होगा, इसमें जो चिप्स है वो खराब कैसे होगा, वो खराब होता है ऑक्सीकरण होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये जो नाइट्रोजन गैस है, तो ये ऑक्सीकरण जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसी को रोक देगा, जिसके कारण वो जो खाद्य जो है इसमें चिप्स है वो बिल्कुल जैसे कि तैसे बना रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, वो HNO3, HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड का सूत्र। ठीक है, ये होता है। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया, एक सेकेंड, अमोनिया नाइट्रेट, जो अमोनिया नाइट्रेट होता है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अमोनिया नाइट्रेट क्या है, एक उर्वरक है, फर्टिलाइजर। ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट है उर्वरक, ये। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्के बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सा है। ये काफ़ी क्वेश्चन आया है, टेक्निकल जो ट्रेड्समैन ने सब जो होते हैं एसकेटी, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि सिक्का बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो सिक्का बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी है, वो तांबा है। जो कॉपर होते हैं वो सिक्के को बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है। मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आया था, फिजिक्स का क्वेश्चन, कि जो
कौन सा सबसे अच्छा चालक धातु है? तो वो था सिल्वर। क्या था? सिल्वर। तो हम लोग जो जो ये वायर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, अगर उसका बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा सबसे अच्छा कंडक्टर यानी कि चालक। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं सबसे अच्छा चालक हो जाएगा तांबा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर की बात करें तो। ठीक है, तो जो कॉपर होता है अच्छा चालक क्यों होता है? आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। क्वेश्चन अगर आ दिया कि क्वेश्चन क्या आ गया कि जो कॉपर होता है अच्छा चालक क्यों है? अच्छा चालक क्यों है? ठीक है, तो क्या बताओगे आप? अच्छा चालक इसलिए है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ज़्यादा होते हैं कॉपर में। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। फिर इससे क्या होगा? फिर अगर पूछ दिया कि जो कॉपर है वो मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो वो कॉपर यानी कि सॉरी पीतल का पीतल का मिश्र धातु है। किसका है? पीतल का मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल का मिश्र धातु है, तो ये याद रखना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? काफ़ी बार मैंने बताया हूँ ग्रीन हाउस गैस के बारे में, काफ़ी बार बताया हूँ मैं कि CO2 जो CO2 है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कैसे होता है? ग्रीन हाउस गैस जो होता है CO2 का प्रभाव कैसे होता है ग्रीन हाउस गैस में? तो जो टेम्परेचर जो फंस जाता है, जो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को ट्रैप हो जाता है, यानी कि या फिर बोल सकते हो कि हीट का ट्रैप हो जाता है, यानी टेम्परेचर वहाँ पे जाकर फंस जाता है, इसीलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस होता है ये। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि CO2 का सोर्स क्या है? स्रोत क्या है CO2 का? तो CO2 का मेन सोर्स होता है कि फ्यूल जो होता है बर्निंग, जैसे कि व्हीकल इस समय जो कार बाइक इस समय जो डीजल पेट्रोल ये सब जल रहे हैं, उससे क्या होता है? CO2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मेन सोर्स ये सब हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? वो NaOH होता है। क्या होता है? NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। आई होप सबको पता होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इससे क्वेश्चन जो आएंगे रिलेटेड ये हो जाएंगे कि NaOH का यूज कहाँ पे होता है? तो NaOH का यूज होता है सॉप यानी कि साबुन। NaOH का यूज कहाँ पे होता है? सॉप एंड पेपर बनाने में NaOH का यूज होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्षारयुक्त क्यों है, मतलब ये क्या है, बेसिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेसिक क्यों है, तो इसमें जो OH आयन जो होता है, OH आयन हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड OH आयन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं इसमें, इसीलिए ये बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, वो जैसा आप सबको पता होगा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि सारे जितने भी एसिड वाले जो हैं, एसिड वाले और pH वैल्यू ये सब सारे रट्टा मार लो, आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे इससे। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड जो होते हैं वो अंगूर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये है। तो इससे आई होप एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ नहीं सकता है। फिर इमली सॉरी ये क्या किसमें पाया जाता है, जैसे टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर में, ये पाया जाता है नींबू में। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, दही में। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये होता है चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज कॉल्ड लाइफ गैस, जीवन गैस किसे कहा जाता है, जीवन गैस किसे कहा जाता है, वो ऑक्सीजन को, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लाइव। ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड जीवन गैस, यानी कि लाइफ गैस। ठीक है, ऑक्सीजन। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दहन जो होता है, यानी कि फ्लेमिंग, फ्लेमिंग जो होते हैं, फ्लेमिंग में हेल्प करता है O2 गैस, यानी कि ऑक्सीजन जो हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग जो अग्निशामक यंत्र में यूज किए जाने वाला जो होता है, एक होते हैं फॉर्म, एक फॉर्म होते हैं जो कहीं पे आग लग जाते हैं, उस केस में उसको क्या करते हैं, उस पर डालते हैं। तो जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, CO2, या फिर जो अग्निशामक यंत्र में जो यूज करते हैं उसके लिए CO2 गैस का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्योंकि अग्निशामक यंत्र में जो यूज करते हैं उसमें CO2 गैस क्यों होता है, कि जब O2 इसमें दहन के लिए आवश्यक होता है, जब CO2 इस पे जाता है तो O2 को प्रेजेंस को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं CO2 का। तो ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, सोने का रासायनिक चिन्ह होगा AU। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था Ag है सिल्वर का। ठीक है, तो सोने का रासायनिक चिन्ह क्या होगा, AU। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें संक्षारण क्यों नहीं होता है, संक्षारण क्यों नहीं होता है, तो इसमें बता सकते हो कि लेस रिएक्टिव होता है, ये सोना जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन आने लग है नहीं, बस इतना आप याद रखो कि सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। ठीक है, हाँ, इससे क्वेश्चन ये आता है कि सोने का शुद्धता कैसे मापते हैं, तो कैसे मापते हैं हम लोग सोने का शुद्धता कैरेट में, तब तो हम लोग बोलते हैं कि 24 कैरेट का है या 18 कैरेट का सोना है। ठीक है, तो उसका शुद्धता कैसे मापते हैं हम लोग, कैरेट में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया। सबसे शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले यौगिक जो कि हम लोग फर्टिलाइज़र में यूज करते हैं, वो कौन सा है, यूरिया। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट क्या है, क्वेश्चन आया है कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज
यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है 46%। ठीक है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78%। ठीक है, तो ये है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, बस इतना ही इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोल्ड स्टोरेज में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है। कोल्ड स्टोरेज में प्रयुक्त गैस कौन सी होता है, वो अमोनिया होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो रेफ्रिजरेटर और एसी में भी यूज करते हैं वो अमोनिया गैस का यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये था अमोनिया का एक स्मेल होता है। ठीक है, स्मेल को क्या बोलते हैं, वो गंध को बोलते हैं, उसका गंध होता है तीखी गंध होता है। ठीक है, जो यूरिनल के पास जो स्मेल आती है वो अमोनिया का एक स्मेल है। ठीक है, ये होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये इसका यूज कहाँ पे होता है, कास्टिक सोडा का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो साबुन सब जो बनाते हैं हम लोग तो उसमें कास्टिक सोडा का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है। इससे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो हम लोग सॉप ये सब बनाते हैं, डिटर्जेंट ये सब, उसमें कास्टिक सोडा का यूज होता है। ये टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, टमाटर एसिड में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, और नींबू में भी पाई जाती है अम्ल। ठीक है, ये होता है। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जो टमाटर अम्लीय क्यों होता है, टमाटर खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि ये साइट्रिक अम्ल का कारण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है, वो भी होगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, पाचन में सहायक अम्ल कौन होगा, साइट्रिक अम्ल। ओके, ये ध्यान में रखना। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, वो जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोराइड, ये तो सबको पता होना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। ठीक है, K4 हो जाएगा पोटेशियम, Cl4 क्लोरीन, जिसका क्लोराइड में आएगा। ठीक है, ये होता है। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ पे होता है, तो वो भी फर्टिलाइज़र जो होते हैं, फर्टिलाइज़र में यूज क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम जरूरी भी होता है, कब, जो सेल को फंक्शन के लिए पोटेशियम का जरूरी होता है। ठीक है, सेल फंक्शन के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का लघुत्तम गणना क्या है। ये क्वेश्चन एक बार मे बी 2009 में पूछा गया है। 2009 में ऐसा कुछ, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, देखने पड़ेंगे बैंक से, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं आर्मी का नर्सिंग में। ठीक है, तो ये आप याद करना, आई होप कभी ना कभी तो ये आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दिया, ताकि मेरे को देखकर नहीं लग रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने जब बैंक में देखा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्नियर कैलिपर्स का लघुत्तम गणना क्या है, तो 0.1 mm ये इसका लघुत्तम गणना है। ठीक है, ये होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई क्या है? वो होता है पास्कल। दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल। ठीक है, ये होता है दाब का। बाकी मैंने बताया था कि जितने भी एसआई यूनिट हैं फिजिक्स के लिए वो सारे आप अच्छे से रीड कर लेना, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, फ्यूज तार में होता है, सॉरी काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को खींचता हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। 33 का क्वेश्चन है, फ्यूज तार में क्या होता है? फ्यूज तार में होता है हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम लोग इसको फ्यूज में यूज़ करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पावर बढ़ेगा वैसे ही ये जो फ्यूज तार है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण लाइन कोलैप्स हो जाएगी। तो ये होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति, सॉरी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है, इसी कारण मैं शॉर्टकट में निकलूँगा, सारे क्वेश्चन का आंसर बताकर उससे देखूँगा। जैसे कि आप सबको जैसे यूनिट जो एसआई यूनिट है वो तो आप पढ़ने के ऊपर है। ठीक है, आप जो जितना पढ़ोगे उसके लिए उतना सही होगा। तो प्लीज़ एक बार फिजिक्स का क्वेश्चन का सारे का रीड कर लेना है एसआई यूनिट, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछना ही है। एसआई यूनिट से एक कभी नहीं हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछना ही है, तो आप प्लीज़ रीड करना एसआई यूनिट, सारे एसआई यूनिट को अच्छे से आप रीड कर लेना। ठीक है, तो आवृत्ति का क्या क्वेश्चन क्या है? आवृत्ति का इकाई क्या है? आवृत्ति का इकाई क्या होगा? वो हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब समय अंतराल होता है। इको इज जेड आफ्टर क्या होगा? 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड के बाद जो हमारे प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जबकि अंतराल होनी चाहिए 0.2 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड भी नहीं, 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये है आंसर। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से इसको देख रहे हैं और रीड आउट कर रहे हैं और आप एक नोट्स बुक में लिख रहे हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनर्जी का एसआई यूनिट होगा वाट। ठीक है, वाट। और अभी मैंने बताया कि दाब का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन, यानी दिशा वाली राशि क्या है? जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि दिशा वाली राशि है वेग, तब तो इसको दिशा मिलेगी, यानी कि एक डायरेक्शन मिलेगी, किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी दूरी। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्य शून्य होता है जब कोण होता है 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री पे जब कोण होता है, जैसे कि जब कार्य शून्य कब होगा? जब यानी कि 90 डिग्री इसका कोण बनेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज मापने का यंत्र क्या है? वोल्टेज मापने का यंत्र क्या है? मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बार बताया कि वोल्टेज मापने का यंत्र को बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर, मेजर द वोल्टेज। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शक्ति का ऐसा ही इकाई, शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? वो वाट है। ठीक है, शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? वाट है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो ऊर्जा का भी है, ऊर्जा और शक्ति का ऐसा यूनिट है वो वाट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया जीके का, तो जीके का हम लोग देखेंगे। हाँ, ये काफ़ी वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फर्स्ट में जीके सेक्शन का फर्स्ट में डाला हूँ कि भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल क्या है?
आप सबको पता होगा हॉकी, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हॉकी मतलब भारत का कोई आधिकारिक खेल अभी तक है ही नहीं। हॉकी को बहुत लोग जानते हैं, वो क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे जो इंडिया में हॉकी में गोल्ड मेडल बहुत ज़्यादा आए हैं, जो कि है 8। कितने हैं? 8 है हमारे गोल्ड मेडल हॉकी में। और ये कब की है? इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 1947 के बाद ये 8 गोल्ड मेडल आए हैं। ठीक है, इसीलिए इसका इंडिया का कोई ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कोई नहीं है। ठीक है, ये है, याद रखना। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये महानदी, महानदी पे ये है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? किस पर्पस से बनाया गया था? तो ये फ्लड को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए बनाया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसटी, यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। गुड्स सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। ठीक है ओके, और इसका किस उद्देश्य से किया गया था? तो वन नेशन वन टैक्स। अगर थीम पूछ दिया वन नेशन वन टैक्स, इस पर्पज से किया गया था इसका इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है, ये है, सबको पता होगा। इसे मिसाइल मैन के नाम से तो जाने ही जाते हैं। इन्होंने क्या किया था कि मिसाइल को डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान रहा, इसीलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना दिवस, जो कि अभी हाल में मनाया गया था। ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाई जाती है? वो 15 जनवरी। ठीक है, भारतीय सेना दिवस मनाई क्यों जाती है? ठीक है, तो भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? सेना का सम्मान के लिए। ठीक है, सेना का सम्मान के लिए मनाया जाता है। लेकिन जब KM फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जब फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारतीय सेना का कमान संभाला था, तब से भारतीय सेना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि सेना का सम्मान के लिए भी ये मनाया जाता है। ठीक है, टू ऑनर द इंडियन आर्मी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वो है, क्या आपने पढ़ा होगा ज़रूर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है ये। इसका पर्पस क्या है? सिंचाई और बिजली के लिए, पावर के लिए इसको यूज करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? वो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाई जाती है। इसमें 31 अक्टूबर को क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सरदार पटेल।
इनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य यही था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन हैं। ये काफ़ी बार जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन है। तो यह पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ये हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर। ठीक है, तो ये फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका अगर पूछा कि इसे जो ध्वज का, भारतीय ध्वज का जो ये है रंगों का अर्थ क्या है, तो रंगों का अर्थ के क्या मतलब है, वो साहस, शांति और समृद्धि को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, इसलिए ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, किस बेस पे है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, वो है शक संवत। आप लोगों ने शक संवत पढ़ा होगा। ठीक है, शक संवत होता है ये, इसी के बेस पे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, ये है जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, ये है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था, वो है केरल। ठीक है, केरल में भारत का पहला राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था जो कि संवैधानिक विफलता के कारण लगा था। ठीक है, संवैधानिक विफलता के कारण लगा था। और जो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इम्पोज्ड जब होता है वो मैक्सिमम कितने साल तक के लिए लगता है, तो वो है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इतना ही था। आई होप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे, और जो भी भाइयों अभी तक नोट नहीं किए होंगे प्लीज़ एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि नोट कर ले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।